वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 24 जुलाई 2020। तो आइए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन विटामिन डी के बारे में है। हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा जा रहा है। वैसे तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए, स्पेसिफिकली तब जब वो न्यूज़ में हो। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये कोई भी जो एक इंडिविजुअल होता है वो विटामिन डी को आर्टिफिशियल लाइट से भी अवेल कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि विटामिन डी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जो हमारी बॉडी में लंबे समय तक स्टोर्ड रह सकता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में आपको शंका हो सकती है क्योंकि आपने हमेशा से ये सुना होगा कि जो विटामिन डी है वो हमें सनलाइट से मिलती है, लेकिन आप आर्टिफिशियल लाइट से भी विटामिन डी अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, रेदर ये एक प्रकार का फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो ए, डी, ई और के होते हैं। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो बी और सी होते हैं। तो आप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेंगे तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट हैं उनके गलत होने की संभावना घट जाएगी। न्यूज़ में इसीलिए था बिकॉज कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जो साइंटिफिक सर्किल है वहाँ पर विटामिन डी को लेकर या उसकी इंपॉर्टेंस को लेकर चर्चा हो रही है। विटामिन डी देखिए सनलाइट या फिर आर्टिफिशियल लाइट के स्किन पे गिरने के बाद ओरिजिनेट होता है या प्रोड्यूस होता है। लिमिटेड सनलाइट या फिर ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एक कोई ऐसा पेशेंट है विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो उसे फोटोथेरेपी के माध्यम से आर्टिफिशियल यूवी लाइट देकर, अल्ट्रावायलेट लाइट देकर जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है उसे क्योर किया जा सकता है। तो अगर हम यूवी लाइट आर्टिफिशियल लाइट से जनरेट कर रहे हैं तो हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी को क्योर कर सकते हैं। बेनिफिट्स कई तरीके के होते हैं यहाँ पर विटामिन डी के, बिकॉज इसकी मदद से जो कैल्शियम होता है बोन में उसका अमाउंट सही हो जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन के डैमेज से बचाता है। जो टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन होता है उसे भी ये प्रिवेंट करता है और टिश्यूज़ में कई बार फाइबर बनाने की जो समस्या है वो आती है तो उसमें भी ये हेल्प कर देता है। जो अगला प्रश्न है वो इंटेलिमस या फिर टॉफ के बारे में है। ये सब न्यूज़ में देखे गए हैं। आप बताइए कि ये क्या हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कोई एक शब्द देते हैं और कहते हैं न्यूज़ में देखा गया था, क्या है बताइए। तो आपको क्या लगता है, क्या एक प्रकार का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, स्पेसक्राफ्ट सिस्टम है, कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम है या फिर जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है? बताइए। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो मैं आपको बता दूं कि सही जवाब सी है। ये एक प्रकार का कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम है। हालांकि नाम से गेस कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर आपने पढ़ा होगा तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। CSIR-CMERI जो दुर्गापुर है, ये जो उनका सेंटर है, उन्होंने अभी कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम कॉप्स को अनवील किया है, हमारे सामने रखा है, जो कि वर्क प्लेस पर कोविड-19 का जो प्रॉब्लम है उसे हैंडल करने में हेल्प करेगा। इंटेलिमस्ट और टॉफ का जो फुल फॉर्म है वो टचलेस फॉसेट है। फॉसेट का मतलब होता है नल जिसमें से पानी निकलता है। यहाँ पर देखिए पहले हम इंटेलिमस्ट के बारे में बात करते हैं। इंटेलिमस्ट जो है वो एक प्रकार का इंटेलिजेंट सर्विलांस कियोस्क है। इस प्रकार के डिवाइस को कियोस्क कहा जाता है, जो यहाँ पर इमेज के तौर पे छोटा सा यहाँ पे लगाया गया है। ये जब आप किसी ऑफिस में एंटर करेंगे तो आपके बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर लेगा। ये भी आइडेंटिफाई करेगा कि आपने फेस मास्क पहना है या नहीं पहना है। इसके लिए वो एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा और जो भी ऑफिस के वर्कर्स हैं उनका डेटा इसमें पहले से स्टोर कर दिया जाएगा। जो सिस्टम होता है वो सोलर पावर से बैक्ड होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी की समस्या नहीं होगी। टॉफ के बारे में बात करें, देखिए कोविड-19 या कोरोना वायरस की समस्या में एक प्रॉब्लम आपने फेस की होगी। आप जाते हैं कहीं पर साबुन से या फिर हैंडवॉश से हाथ धोना चाहते हैं, तो जब आप हाथ धोते हैं, आपने हैंडवॉश ले लिया या साबुन ले लिया, आपने अपना हाथ धोया, उसके बाद नल से पानी गिरते रहने देना छोड़ देने से पानी वेस्ट होता है। आपने नल बंद किया, फिर साबुन लगाया, अब आपको वापस से नल खोलना है तो आप उस साबुन लगे हुए हाथ से ही नल खोलते हैं। अगर आपका हाथ कंटेमिनेटेड है, उस पर वायरस हैं, तो वो नल पे लग जाएंगे और फिर अगर किसी और ने उसे छुआ तो वो उसके जो वायरस हैं वो उसके पास चले जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये टॉफ निकाला है जिसमें एक ही नल से आपको हैंड वॉश और वाटर दोनों मिलेगा। तो ये जो लिक्विड सोप और वाटर दोनों डिस्पेंस करेगा, पहले उसी नल में से लिक्विड सोप निकलेगा,
आप उसको अपने हाथ में अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। 30 सेकंड का आपके पास टाइम होगा उसे हाथ में अच्छी तरीके से लगाने के लिए, और 30 सेकंड्स के बाद अपने आप ही बिना नल को छुए पानी गिरना शुरू हो जाएगा। अब आप बहुत आराम से अपना हाथ धो सकते हैं, आपको नल को छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हाथ को धोने के बाद। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगी टॉप से। तो आप इसके बारे में समझ चुके हैं। जो अगला प्रश्न है वो प्ली बार्गेनिंग के बारे में है। पहला स्टेटमेंट यह है कि प्ली बार्गेनिंग एक प्रकार का प्रोसेस है इंडिया में जो कि कोई भी व्यक्ति इनिशिएट कर सकता है। ये पिटीशन फाइल करने जैसा है जिसको कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए फाइल कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि प्ली बार्गेनिंग का मतलब है कि एक व्यक्ति जो क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज है वो निगोशिएट करता है विपक्षी पार्टी से अपने कम पनिशमेंट के लिए। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कौन सा गलत है। प्ली बार्गेनिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, वैसे आप शब्द सुनेंगे तो आपको वर्ड से क्लैरिफिकेशन मिलेगा। आपने अगर अपना जवाब सोच लिया हो तो हम बात करते हैं। प्ली बार्गेनिंग, बार्गेन का मतलब होता है कि आप बातचीत करते हैं कि हाँ कुछ मिडिल पाथ निकल आए। तो अब यहाँ पे अगर बार्गेनिंग प्रोसेस हो रहा है तो इसमें पिटीशन वगैरह फाइल की जाएगी। तो हाँ, अगर कोई व्यक्ति एक्यूज है तो वो बार्गेन किस लिए करेगा, ताकि उसे पनिशमेंट कम मिले। तो आप गेस लगा के पता कर सकते हो कि ये वाला तो सही निकल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वो खुद करेगा या उसकी ओर से कोई भी कर सकता है। ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जिसके ऊपर जो ऑफेंसेस हैं वो चार्ज्ड हैं उसे ही ये फाइल करना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए इसे फाइल नहीं कर सकता। इस लिहाज से जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट ही यहाँ पर सही निकलेगा। अभी न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज तबलीगी जमात के जो मेंबर्स हैं उनको प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से रिलीज़ किया जा रहा है। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है। प्ली बार्गेनिंग को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 में, जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कुछ अमेंडमेंट कर दिए गए थे। जो एक्यूज है केवल वही इसे फाइल कर सकता है। कुछ केसेस में प्ली बार्गेनिंग अलाउड नहीं है। अगर सीवियर केसेस हों, बहुत ग्रेव केसेस हों, जहां पर डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान की संभावना हो, अगर कोई ऐसा अपराध है जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को प्रभावित करता है, या महिलाओं या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के विरुद्ध अगर अपराध किया गया है तो प्ली बार्गेनिंग अलाउड नहीं होगी। जो अगला क्वेश्चन है वो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI के बारे में है। कौन डेवलप करता है इसको, ये बताइए आप। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, या द हंगर प्रोजेक्ट। बताइए क्या होगा सही जवाब। चलिए ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होगा तो ही आप बता पाएंगे। सही जवाब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। MPI न्यूज़ में इसलिए देखा गया बिकॉज अभी चर्चा ये हो रही है कि कोविड-19 के बाद जो MPI है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसे ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI के द्वारा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम साथ मिलकर लॉन्च किया जाता है या तैयार किया जाता है। इसने ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को रिप्लेस किया था। इसमें देखिए 3 डायमेंशंस होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसके 10 इंडिकेटर्स होते हैं, जिनके माध्यम से हर दिशा में, जैसे पॉवर्टी का मतलब केवल पैसे का कम होना नहीं होता है, आपके पास कोई 2 व्हीलर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है, आपके पास कच्चा मकान है, छप्पर का छत है, तो ये भी एक प्रकार की गरीबी ही है। तो इसे भी इसमें काउंट कर लिया जाता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, दुनिया में लगभग 1.3 बिलियन लोग हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं। ज़्यादातर लोग सब सहारन अफ्रीका या साउथ एशिया में रह रहे हैं। इंडिया ने हालांकि काफ़ी इंप्रूव किया है। 2005-06 से 15-16 के बीच में 273 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। जो अगला प्रश्न है वो आइसोपॉड्स के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये सी, फ्रेश वाटर और लैंड कहीं पे भी रह सकते हैं और इनके पास रिजिड एक्सोस्केलेटन्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं बाहर भी रहने में। दूसरा ये है कि जाइंट आइसोपॉड्स कोल्ड डेप्थ में पाए जाते हैं, ठंडी जगहों पर गहराई में पाए जाते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। साइंटिस्ट ने हाल फिलहाल में एक फर्स्ट सुपर जाइंट आइसोपॉड स्पीसीज को खोजा है इंडियन ओशन में, जिसे बैथाइनोमस रक्सासा एग्जैक्टली ये नाम दिया गया है। आइसोपॉड्स जो बात बताई गई है लैंड पर रहने के लिए, वैसे इनमें एक स्पेशल एडेप्टेशन होता है। ये डैम्प ह्यूमिड प्लेसेस पे रह सकते हैं। इनके पास एक एक्सोस्केलेटन्स होता है। वैसे तो ये केकड़े की प्रजाति से होते हैं, लेकिन इनके कुछ ट्रेट्स कॉकरोच जैसे होते हैं। दैट्स वाई इन्हें कॉकरोच ऑफ सी भी कहा जाता है। इनके 14 पैर होते हैं, इमेज में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न ब्लैक रॉक के बारे में है। क्या है, न्यूज़ में देखा गया, पूछा जा रहा है। फार्देस्ट नोन गैलेक्सी है, ट्रोजन मालवेयर है, मैग्नेटिक रॉक कट चैम्बर है या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज है। बताइए क्या है ये। चलिए बता देता हूं मैं। सही जवाब बी है, एक प्रकार का ट्रोजन मालवेयर है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर को मालवेयर कहा जाता है। अभी सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं, फर्म्स हैं, वो अवेयर कर रही हैं कि ब्लैक रॉक नाम का जो मालवेयर है वो टारगेट कर रहा है सोशल कम्युनिकेशन और डेटिंग ऐप्स को। इसमें आपके पास कुछ मेलिशियस एप्लीकेशंस
सही एप्लीकेशंस के फॉर्म में डाउनलोड करवा दिए जाते हैं और आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न गोधन न्याय योजना के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इस स्कीम का उद्देश्य मॉडर्न डेयरी फार्म्स को प्रमोट करना है, सेट करना है और क्लीन मिल्क के प्रोडक्शन को एनहेंस करना है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये इंश्योर करते हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम में। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए बात करते हैं। देखिए गोधन न्याय योजना, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि गाय से संबंधित तो कुछ होगा, और यहाँ पे मतलब मॉडर्न डेयरी फार्म या फिर क्लीन मिल्क सही लग रहा है, जनरल सा स्टेटमेंट लग रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट भी जनरल ही लग रहा है कि हाँ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम में इंप्रूवमेंट करेंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट जनरल लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सही होंगे, बट मैं आपको बता दूं कि गलत है। हर बार जो क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट जनरल आपको दिखें वो सही हो ज़रूरी नहीं है। हाँ यूजुअली सही होते हैं बट हमेशा नहीं। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, डिस्पाइट कि ये गोधन न्याय योजना से काफ़ी मिलते जुलते हैं और जनरल भी लग रहे हैं, बट दोनों ही यहाँ पर गलत हैं। बिकॉज ये दोनों स्टेटमेंट किसी अदर स्कीम से एसोसिएटेड हैं। दो अलग अलग स्कीम से यहाँ पे दो स्टेटमेंट निकाल के रखे गए हैं। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन एक स्कीम है जहाँ पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट की बात की जाती है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम में, और डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम है जिसमें मॉडर्न डेयरी फार्म और क्लीन मिल्क के प्रोडक्शन पर फोकस किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट दो स्कीम से जुड़े हुए हैं, लेकिन गोधन न्याय योजना अलग है। यहाँ पर जो किसान हैं या जो मवेशियों को पालते हैं उनसे 2 रुपये पर केजी के हिसाब से काउडंग खरीदा जाएगा और उसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाएगा इको फ्रेंडली आइटम्स में। बाद में उसे 8 रुपये पर केजी में बेचा जा सकेगा। तो इससे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें हेल्प मिलेगी। तो जनरल स्टेटमेंट पे हमेशा ये मत सोच लिया करिए कि ये सही ही होगा, थोड़ा सा विचार कर लिया करिए। वैसे पढ़ा होता है टॉपिक तब तो दिक्कत नहीं होती है, ना पढ़े होने पे प्रॉब्लम होती है। जो अगला क्वेश्चन है वो मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स के बारे में है, MSF। कई बार न्यूज़ में देखा गया, क्या है ये? UN ऑर्गन है जो कि मेडिसिन असिस्टेंस फॉर यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए वर्क करता है। एक ग्रुप है NGOs का जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए वर्क करता है। एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट मेडिसिन ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, या इनमें से कोई भी नहीं है? बताइए कौन सा सही है। अगर आपने जवाब सोच लिया हो तो इसका सही जवाब सी है। ये एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे पॉपुलरली डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भी डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि कैसे हमें, ऑनलाइन डिस्कशन चल रहा है कि कैसे हमें रहना चाहिए कोविड-19 के समय में, इसे कैसे हैंडल करना चाहिए। वो भी बता रहे हैं कि वो कैसे इसेंशियल मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं 70 देशों में। ये मेडिकल एथिक्स और मोरलिटी के बेसिस पे इंडिपेंडेंट होकर, न्यूट्रल होकर लोगों को सर्विसेज देते हैं। जो अगला प्रश्न है वो मैपिंग पर है। यहाँ पर 3 माउंटेन रेंजेस हैं ऑस्ट्रेलिया की, आपको वेस्ट टू ईस्ट में इन्हें अरेंज करना है। मैकडोनल्ड रेंज, हैमर्सले रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। बताइए वेस्ट टू ईस्ट। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो, लेट मी टेल यू, सही जवाब है 213। आपको सबसे पहले हैमर्सले रेंज मिलेगा, देन मैकडोनल्ड रेंज मिलेगा, देन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलेगा। तो ये सीक्वेंस मिलेगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 5th लॉन्गेस्ट लैंड बेस्ड रेंज है पूरी दुनिया में और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में। अगले प्रश्न में काफ़ी एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है कि ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट टाउनसेंड, माउंट कॉजियोस्को, माउंट जेल या फिर माउंट मेहरे। बताइए सही जवाब क्या है। सही जवाब मैं बता देता हूं, वैसे बी है। बी सही जवाब है, माउंट कॉजियोस्को। ये देखिए आल्प्स, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स का पार्ट है जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 2228 मीटर की है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था। कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं ओनली आईएएस पे, डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, 2 ऑप्शनल भी अवेलेबल हैं, PSIR, सोशियोलॉजी, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज नेक्स्ट वीक तक प्रोबेबली आपके लिए अवेलेबल होगी। आप इन कोर्सेज को video.onias.in पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। मैपिंग के पार्ट में कल आप डेजर्ट तैयार रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का, वही पूछा जाएगा, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।